वीवर्स, कैसे हैं आप। आज हम करंट अफेयर्स के हवाले से एक एपिसोड शॉर्ट सी करेंगे। वो लोग जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इश्यूज़ में या करंट अफेयर्स में दिलचस्पी रखते हैं या सीएसएस या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है स्पेशली। तो आज हम वो करेंगे। बहुत ज़्यादा हमारी मीडिया के अंदर तो पॉपुलराइज ये नहीं हुआ, बट इंटरनेशनली इस चीज़ को मीडिया के अंदर और ख़ास तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ और अमेरिका बहुत क्लोज देख रहा है। वो है ब्राज़ील में हाल ही में होने वाला इलेक्शन। जी हाँ, ये क्यों अहम है और जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं वो क्यों अहम हैं, और उसके अंदर एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशन स्टोरी भी है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए, लोगों के लिए भी और रूलर्स के लिए भी। तो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि 2022 के अंदर ब्राज़ील के अंदर इलेक्शन हुए हैं प्रेसिडेंट के। जी हाँ, और बहुत टफ फाइट के बाद लूला डा सिल्वा, जो पहले भी 2002 से लेकर 2012 तक प्रेसिडेंट रह चुके हैं ब्राज़ील के, उन्होंने विन किया इस इलेक्शन को बोल्सोनारो के मुकाबले में, जो कि उनके कैंडिडेट भी थे अपोनेंट और सिटिंग प्रेसिडेंट भी थे। बहुत मुश्किल कहा जा रहा था, मगर उन्होंने इसको 50.8% वोट लेकर उनको हराया है, जबकि बोल्सोनारो ने 49.2% वोट्स लिए। लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था इतना इजी नहीं होगा लूला डा सिल्वा के लिए, लेकिन उन्होंने बहरहाल इस जीत के बाद एक इंटरनेशनली भी और लैटिन अमेरिका के अंदर ख़तरे की घंटियाँ तो फिर बजाई हैं। हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों है। इसलिए कि हम पहले लूला डा सिल्वा को स्टडी कर लें, तो उसके बाद सब चीज़ें उसकी एक शॉर्ट सी बायोग्राफी में आ जाएंगी। उन्होंने अपने कैरियर का जो आगाज़ किया वो बतौर एक मैकेनिक जो कि जूतों का काम करते थे, और बिल्कुल बुनियादी तालीम हासिल की, जबकि 19 बरस की उम्र में बतौर इंडस्ट्रियल वर्कर उन्हें अपनी एक उंगली खोनी पड़ी। और जवानी के दिनों में ही उनकी जो बेगम थी, उनकी बीवी जो थी, उनकी डेथ हो गई हेपेटाइटिस से। तो लूला डा सिल्वा जो थे उन्होंने बहुत क्लोजली काम किया वर्कर्स के साथ, उनकी कंडीशंस को देखा, और वो बहुत जल्द सोशलिस्ट ख्यालात के हामी हो गए। तो ब्राज़ील एक सोशल डेमोक्रेसी बनने जा रहा है। उनके दौर में पहले भी रहा, वैसे रिफॉर्म करें। सोशल डेमोक्रेसी है कि इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि कैपिटलिज्म तो ये कहता है हद मलकियत ही कोई ना हो, और जो कम्युनिज्म है वो कहता है कि हर चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। सोशल डेमोक्रेसी इनके कहीं दरमियान में है। वो कहते हैं डेमोक्रेसी भी रहे, ऐसा ना हो कि कम्युनिस्ट कंट्रीज़ की तरह वहाँ से डिक्टेटरशिप कायम होने के बाद इंसानी आज़ादियाँ ही चली जाएँ, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को चेक करना चाहिए। तो जो साउथ अमेरिका है, लैटिन अमेरिका, इसके अंदर एक 92 के बाद एक वेव चली थी जिसे पिंक टाइड कहा जाता है। इस पिंक टाइड के नतीजे में ह्यूगो चावेज़ जैसे लीडर्स भी आए थे, इवो मोरेल्स आ गए थे बोलीविया के अंदर। तो तमाम एंटी अमेरिकन एक स्टांस रखते थे कि वो कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ थे। यही हाल लूला डा सिल्वा का था। 1984 के अंदर वो एक वर्कर्स पार्टी बनाने में कामयाब हो जाते हैं, वर्कर्स को इकट्ठा करके, और वो एक इलेक्शन जो है वो जीत जाते हैं मेयर का, और वेल परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस की बेस पर इस शख्स ने हमेशा सियासत को लीड किया है। 2 बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन हारने के बाद आखिर उन्हें कामयाबी होती है 2002 में। ब्राज़ील की इकॉनमी के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, और जो सोशलिस्ट होते हैं लोग, ये IMF इंटरनेशनल जो अदारे हैं इनके बहुत ख़िलाफ़ है, फाइनेंशियल इदारों के, कि ये एक हथकंडा है कैपिटलिज्म का, वो ये समझते हैं। यही कम बेश हालात ब्राज़ील के थे। वो बहुत बड़े फॉरेन डेट का शिकार था, एक्सपोर्ट्स बहुत कम थी, इंपोर्ट ज़्यादा थी, मईशत ज़बू हाली का शिकार थी। तो इसी दौरान लूला डा सिल्वा आए और उन्होंने आते ही IMF के पैकेज को बहाल किया, जिससे उनके अपने ही जो सपोर्टर थे उनसे नाराज़ हो गए, लेकिन वो वक्त की ज़रूरत थी। तो लूला डा सिल्वा वो लीडर है जिसने IMF की मदद से ही IMF को अपने मुल्क से निकाला। वो कैसे, हम अभी बताते हैं। हुआ ये कि उन्होंने 3 बरस तो IMF से इमदाद ली और कहा कि हम क्राइसिस में हैं, मुझे कुछ रिफॉर्म्स करनी है। उन्हें वो इमदाद मिल भी गई, और उन्हें किया क्या, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा। इसके बोल्सा फेमिलिया, ब्राज़ीलियन लैंग्वेज के अंदर इसको बोल्सा फेमिलिया कहते हैं। आज आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम सुने होंगे। एक्चुअली ये बोल्सा फेमिलिया का ही रेप्लिका है। वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। प्रोग्राम क्या था? वो प्रोग्राम यह था कि जो महंगाई का शिकार हो चुकी है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, हमें उसे रिलीफ देना है। और रिलीफ कैसे देना है? डायरेक्ट इन कैश। जबकि तमाम इकनॉमिस्ट और बाकी एडवाइज़र मुखालफत कर रहे थे कि इन कैश देना तो बेहतर नहीं होगा, लोग इसे ज़ाया कर देंगे, इसका प्रोडक्टिव यूज़ नहीं होगा। लेकिन लूला डा सिल्वा के जहन में एक नक्शा था, उन्होंने वो दिया और उसको सोशल रिफॉर्म पे खर्च किया। उन्होंने कहा लोगों से
कि देखिए आपको इन कैश इसलिए दिया जा रहा है, मैं महंगाई पर काबू नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से आपको जो ख़ास तौर पर जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया उनमें महंगाई का सामना, तो आप उससे बचेंगे। और उसके अलावा आपने हेल्थ और एजुकेशन पे तवज्जो दें। उन्होंने साथ एक हेल्थ का प्रोग्राम भी शुरू किया और एजुकेशन का भी। उन्होंने कहा ये इमदाद सिर्फ उस फैमिली को दी जाएगी जिसके तमाम बच्चे स्कूल या तालीमी इदारों में जा रहे होंगे और उन्हें सेहत के तमाम कोर्सेज़ जो गवर्नमेंट ने शुरू किए वो मुकम्मल किए होंगे। तो इस तरह उन्होंने हेल्थ और टेक्निकल एजुकेशन को जोड़ दिया और नतीजा ये निकला कि ब्राज़ील के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स थे, 21.5 करोड़ की आबादी है इस वक्त उनकी, और उनके पास नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे मेटल्स मिनरल्स की शक्ल में, और दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न भी वहीं है। तो खैर उन्होंने यूटिलाइज़ किया इसको, और 3 बरस के बाद जब उन्होंने देखा कि रिफॉर्म्स बड़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी हैं और मिडिल क्लास भी खड़ी हो चुकी है और स्किल्ड लोग भी, वर्कर्स भी अवेलेबल होना शुरू हो गए, तो उन्होंने IMF की 3 बरस के बाद छुट्टी कर दी और ब्राज़ील के हालात बेहतर बनाए और अगले इलेक्शन में फिर वापस आए प्रेसिडेंट हाउस के अंदर। और उसके बाद ये हुआ कि पूरी दुनिया में एक मुआशी बहरान आ गया, 2007-8 का बहुत बड़ा मुआशी बहरान, अगर आपको याद हो। तो लुला डी सिल्वा उस बहरान से भी ब्राज़ील को निकाल कर ले गए। तो 2010-11 में जब वो वापस गए प्रेसिडेंट हाउस को छोड़ के, तो ब्राज़ील दुनिया की 7वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका था उस वक्त। और उन्होंने तीसरे इलेक्शन के लिए हिस्सा नहीं लिया, वो गले के कैंसर का शिकार हो गए और उनकी पार्टी की, उनकी नायब थी डिल्मा रूसेफ, वो आई। बहरहाल उनकी पार्टी फिर इक़्तिदार पर काबिज़ नहीं रह सकी और हुआ ये कि जब लुला डी सिल्वा सेहतयाब हो गए और बच गए, वो यूँ कह लीजिए, तो वो वापस आए पॉलिटिक्स में और कहा वो इलेक्शन लड़ेंगे। जबकि बोल्सोनारो की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर केस कर दिया, उन्हें 10 साल की कैद हुई कि उन्होंने रिश्वत में एक बहुत बड़ा फ्लैट लिया है। ताहम 2021 में जो आला अदालत थी उसने उस केस को ख़त्म कर दिया कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई। तो लुला डी सिल्वा आ गए हैं वापस। और इन्होंने क्या इन्होंने चीन के साथ इल्हाक किया था, और उसके साथ सिर्फ सियासी इल्हाक नहीं किया नज़रियाती, बल्कि उसके साथ मुआशी मुआहदे किए थे। ब्राज़ील ने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स चीन, रूस और बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ के साथ की थी, जिनसे वो अपनी शराइत पे काम कर सकता था। और उसके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे असर क्या पड़ेगा? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे असर ये पड़ेगा कि उन्होंने पहले ही टाइम्स ऑफ लंदन को गालिबन इंटरव्यू दिया, उन्होंने बता दिया है कि जो यूक्रेन का मसला है उसको इसलिए हल नहीं किया जा सका क्योंकि यूरोप और यूक्रेन ने पुतिन से अच्छे तरीके से बात नहीं की। तो ये रुख उन्होंने बता दिया अपनी पॉलिटिक्स का। दूसरा, पिंक टाइड 92 के बाद जो शुरू हुई थी साउथ अमेरिका के अंदर, जबकि एक मुल्क ही बड़ा बचा था क्यूबा, जहाँ के अंदर सोशलिज्म था, जबकि इवो मोरेल्स आ गया बोलीविया के अंदर, अर्जेंटाइन के अंदर भी सोशल डेमोक्रेट लीडर आ चुके हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान ये है कि अमेरिका की जितनी भी मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन हैं उनके बहुत अगेंस्ट हैं और ये न्यूट्रल रहते हैं और सोशल डेमोक्रेसी को उसकी सपोर्ट करते हैं। तो पिंक टाइड अगर चल पड़ी फिर से लुला डी सिल्वा के आने के बाद, लुला डी सिल्वा ह्यूगो चावेज़ की तरह नहीं है जो कि सोशलिस्ट लीडर थे लैटिन अमेरिका के सबसे ज़्यादा वोकल, क्योंकि लुला डी सिल्वा बयान से ज़्यादा परफॉर्मेंस पर यकीन रखते हैं। यहाँ तक कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ओबामा चलकर उनके पास गए तो अमेरिकन मीडिया ने बहुत बुरा मनाया और आसमान सर पे उठा लिया, लेकिन ओबामा ने यह कहकर लोगों को खामोश करा दिया कि वो एक बहुत बड़े शख्स से मिलने गया था ज़ाती हैसियत में। तो लुला डी सिल्वा का स्टेचर ये था। अब इंस्पिरेशन क्या है हमारे जैसे कंट्रीज़ के लिए कि मिडिल क्लास के ऊपर, लोअर मिडिल क्लास के ऊपर, वर्किंग क्लास के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ और एजुकेशन के लिए प्रोग्राम को बेहतर बनाना चाहिए। और उनका रिज़ल्ट तभी आएगा जब लुला डी सिल्वा की तरह हेल्थ, एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा इन इमदादी पैकेज या सपोर्ट पैकेज जो हैं इनके साथ। और दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हो सकता है कि ख़तरे की घंटी फिर से बजे, क्योंकि ख़तरे की घंटी उस वक्त बजी थी जब साउथ अमेरिका में पिंक टाइड अपने अरूज पे थी। लुला भी मौजूद थे, 2008-9 की बात है। तो ग्रीस के अंदर, यूनान के अंदर सोशलिस्ट हुकूमत में आ गए और उन्हें IMF को रीपेमेंट करने से ही इनकार कर दिया। तो कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ट्रेंड्स कहीं चेंज ना हो जाएं, क्योंकि बाइडन इंतज़ामिया को भी बहुत ज़्यादा ख़तरात का इंटरनेशनली भी सामना है कि अमेरिका का किरदार कमज़ोर होता जा रहा है। अभी तक वाइट हाउस ने कोई बयान नहीं दिया और उनके बयान का इंतज़ार है, जबकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मेरा ख्याल कि वो प्रोटेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट को, क्योंकि दुनिया के गुर्दे अमेज़न के जंगलात को कहा जाता है। और ब्राज़ील से ये रिक्वेस्ट की जा रही है आप डिफॉरेस्टेशन करें, फॉरेस्ट को डैमेज होने से रोकें, पूरी दुनिया का जो एनवायरनमेंट है वो दाव पे लग जाएगा। लुला डी सिल्वा भी क्लाइमेट चेंज के
हवाले से बहुत बड़े उसके एडवोकेट हैं कि नहीं, क्लाइमेट चेंज इंसान को तबाही से दो चार करेगा और रिफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये एक शॉर्ट सा एक रिव्यू आ गया आपके पास लुला डी सिल्वा का, ब्राज़ील की पॉलिटिक्स का, और उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनली क्या हो सकता है और इंस्पिरेशन क्या हम ले सकते हैं लुला की स्टोरी से। तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसमें कोई कमी बेशी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। जल्द ही मुलाकात होगी एक और ऐसी ही वीडियो के साथ।